एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एनटीए का एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया बेसिस पर है, तो इसमें अगर एक ही बार में निकालना हो तो उन बच्चों को क्या तैयारी करनी पड़ेगी? जी, जैसा कि मैं इसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा जो है अपीयरिंग में निकला हुआ है। मेरा जो यूजी कंप्लीटेड नहीं था, मेरा सेकंड ईयर में मैंने फॉर्म भरा और अभी कल ही क्या मतलब कि मेरा रिज़ल्ट आया है, उसमें मेरा टॉप 2 रैंक आया हुआ है, मतलब कि मेरा यूजी में। तो वो जो था मैं अपीयरिंग में दिया हूँ। मैं भी एक पास आउट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मेरा अपीयरिंग में मैंने फॉर्म डाला और अपीयरिंग में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। और वहाँ बीएचयू में ऐसा एक प्रावधान है, या पूरे इंडिया में ऐसा प्रावधान है कि अगर आप एनटीए के एग्ज़ाम में पास आउट होते हैं तो आपको 2 मंथ का समय दिया जाता है, आपको सबमिट करना होता है अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को। तो मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं अपीयरिंग में ही दिया हूँ। तो उन बच्चे को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए। आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में वो कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर अपीयरिंग में भी निकालते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी या जो नेशनल एजेंसीज हैं वो आपको पूरे समय देती है कि आप अपना को मतलब एबव आपको एंट्रेंस में मार्क्स आना चाहिए। उस तरह आपकी एलिजिबिलिटी जो है कंप्लीटेड रहेगी। मतलब किसी भी चीज़ को अगर किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में यह सोच होना चाहिए, उसकी पढ़ाई उसी तरीके से जी। आपको करना होता है, तभी जा कर के आदमी कामयाब होता है। प्रवीण जी, मैं एक बात और भी करना चाहूँगा यहाँ। जो रूरल परिवेश से लोग यहाँ आते हैं, जिनके पास समर्थता नहीं है लेकिन उस पद पर या उस नौकरी को वो पाना चाहते हैं, तो खैर सरकार की जहाँ तक बात आपने की, शिक्षा विभाग की जहाँ तक बात की, तो सरकार तो हमेशा अच्छे बच्चों के लिए योगदान उनका पूरा रहता है, जी। जिस तरह से आप में रहा। तो सबसे बड़ी बात कि आप जो जिस क्षेत्र में बच्चे जाना चाहते हैं तो उनकी पढ़ाई वो किस तरीके से करें, कोई मूल मंत्र जो आपके पास है जिससे उनको कामयाबी मिले, इसी क्षेत्र में नहीं किसी भी क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मंत्र है जिस तरीके से वो पढ़ें? जैसे आप रूरल से पढ़कर आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग है, साइंस भी स्ट्रांग है, शुरू में जो नहीं था आपके पास व्यवस्था नहीं थी, फिर भी आपने सही किया और साइंटिस्ट के रूप में आप यहाँ कहीं विकसित होंगे और भारत सरकार में काम करेंगे। तो उनके लिए कोई मूल मंत्र है कि किस तरीके से वो चले, कौन सा ऐसा पैटर्न हो, या पढ़ने में जो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का एक समय सारणी किस तरह से निर्धारित करे कि उनको सफलता एक ही बार में ज़बरदस्त तरीके से मिल जाए, ऑल इंडिया में एक अपना नाम हो। जी, ये तो मैं बताना चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो मेरे समय में मतलब कि जो अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे वो अपने को मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि वो ऑनलाइन के पैसे पेरेंट जो होते हैं वो तो दे देते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करना है, लेकिन उसका मिसयूज करते हैं। जैसे बहुत से ऐसे गेमिंग है जो स्ट्रीमिंग है, उसको यूज करते हैं, उनके ब्लैक मेलिंग करके उसका अपना स्टडीज करते हैं। मैं गेमिंग से बहुत मतलब कि दूर हूँ। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने पिताजी मतलब माता और पिता को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे एम्पल ऑफ टाइम दिया। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को एम्पल ऑफ टाइम मिलता है और वो अगर डॉल भी है, मतलब कि स्टडी में थोड़ा कमज़ोर भी है, तो एम्पल ऑफ टाइम को कंज्यूम करके वो अपने को बिल्डअप कर सकता है। और दूसरी बात है कि उनकी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एम्पल ऑफ टाइम में वो अपने को बना सकता है। जैसे कि मैं बताया कि मुझे भी उतनी अच्छी इंग्लिश की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं जैसे ही न्यू डीएवी में इनरोल हुआ तो मुझे अपने को बिल्डअप करना सीखा। और ख़ास करके मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे घर के लोग हैं, मुझे एम्पल ऑफ टाइम दिया है। मैं कभी भी उनको शिकायत करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि मुझे जो भी समय मिलता था मैंने अपने को स्टडी के रूप में ही इन्वॉल्व किया था। और मैं गेमिंग से दूर रहता हूँ। तो इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल के ऑनलाइन क्लासेस तो है, ठीक है, वो मैंडेटरी है, करना है, लेकिन आप एक फिजिकली बुक को भी पढ़िए। क्योंकि बुक जो होते हैं वो हमारे लिए हमारे माइंड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस में वैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप बिहार के रूरल एरिया से बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अपने आप को बिल्डअप कीजिए जो बेसिक नॉलेज है। उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कीजिए, आप किसी भी बुक को पढ़िए, आपको कहीं भी हेजिटेशन नहीं होगा। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर है और आपके पास वर्ड पावर की कमजोरी है, तो सबसे पहले आपको वर्ड पावर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि मुझे वर्ड पावर नहीं है। अगर वर्ड पावर आ गए तो आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो आप न्यूज़ पढ़ना सीख जाएंगे। और जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इंडिया का जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी बुक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, कोई भी आप स्टडी आराम से कर सकते हैं। और एक बात होती है कि आप प्रैक्टिस, अगर बिना आप नॉलेज तो बहुत है, अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो वो भी बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए जो भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाया था,
और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि आप अपने को अपडेटेड कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवीजन करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट के रूप में यूज कीजिए, क्योंकि अगर आपको जहाँ भी कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप उसको फिर से रिवाइज करते हैं, और अगर आपको वो नहीं स्टॉक करता आपके दिमाग में तो आप फिर उस बुक को खोलते हैं जहाँ पे आपने पढ़ा था, वो हेडलाइन किया था। तो इस तरह जो होता है एक सिस्टम होता है आपको पढ़ने के लिए। और आप मैं बता दूं कि ये जो स्टडी जो सिस्टम है यूपीएससी के बंदा भी यूज करता है, और यूपीएससी में जो भी बंदा यूज करता है वो अपने को अच्छा से क्रैक कर पाता है। अगर आप पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे बुक पढ़ लिए जो आपके दिमाग में रिवाइज नहीं हुआ, और एग्जाम में गए, आपको 3 घंटा में ही आपको सब कुछ करना होता है, क्योंकि ये एग्जाम जो है 3 घंटा का है, निगेटिव मार्किंग है, और आपको पूरे बुक्स को, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है एट ए टाइम। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप अपने को अपडेट, जितना भी पढ़िए उसको अपडेटेड कीजिए। अपडेटेड नहीं कीजिएगा, आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि वहाँ पे निगेटिव मार्कर आ जाइएगा, सांप सीढ़ी के रूप में। आपको निगेटिव मार्किंग से बहुत कम नंबर आएगा, आपको आउट ऑफ स्टेशन आपको होना पड़ेगा, रैंक नहीं मिल पाएगी। तो खास करके मुझे जहाँ यहाँ शिक्षा मिली स्कूल्स में, तो मैंने यहाँ पे भी मॉक टेस्ट दिया, कुछ कम दिया, लेकिन जैसे ही मैं अपने जो कैरियर के रूप में सोचा, वहाँ पे मॉक टेस्ट लगाता ही रहता था। और देखिए, अगर सिंसियर है कि मैं अगर 24 घंटा में, अगर मैं 20 घंटा 24 घंटा में अगर 12 घंटा गूगल ना करूं तो मुझे शांति नहीं मिलती, क्योंकि मुझे हर वर्ड्स का, हर सिस्टम का मुझे जानकारी रहना होता है, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट के रूप में हूं। तो गूगल मेरा बेस्ट फ्रेंड है एज ए टीचर। अभी लॉकडाउन के समय में अभी लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन में कंटेंट मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जो हमारे एग्जाम के लिए है। सो आप गूगल से स्टडी कीजिए, वो बेस्ट है, और आप मॉक टेस्ट दीजिए। और दूसरी बात कि अगर आप तो अपने रुचि वाले बुक्स को पढ़िए। अगर आपकी रुचि है नोवेल्स पढ़ने के लिए तो आप नोवेल्स पढ़िए, लेकिन सब्जेक्ट का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। बगैर सब्जेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते। रिफ्रेशनेस के लिए, जी हाँ, जी। रिफ्रेशनेस के लिए आप कुछ भी भले पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो तैयारी करने की, जहाँ तक बात है कि नेट की और गेम खेलने की, तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, गूगल उनका अच्छा साथी है। रात में अगर कोई मामला फंस जाता है, फट गूगल करके वो लोग देख लेते हैं। पढ़ाई का एक तरीका लेकिन आपके पास होना चाहिए। प्रवीण जी के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, जैसे कि इनके माता पिता ये इन चीज़ों को अगर ये बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इन पर इन्वेस्टमेंट किया और इनको छोड़ा कि नहीं जाओ आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो चीज़ करो, और उनके विश्वास पर ही खड़े उतरे। फिलहाल समय की पाबंदी है, और अगर कोई फिर इसमें सवाल छूटता है तो फिर दोबारा इनसे मुलाकात होगी तो उन पर बातें करेंगे। मुझे लगता है कि वो सारी बातें इनमें आ गई है, जिनमें जो पढ़ने वाले बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो तैयारी कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट करेंगे, इनके पास हम जाएंगे, इनको बुलाएंगे और फिर उस सवाल का जवाब होगा। प्रवीण जी, आपने कनक जीवन चैनल को इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी थैंक यू। सबसे पहले मैं एक बता दूं कि मैं कनक जीवन के साथ साथ मेरे अपने माता पिता और खास करके ननिहाल वाले को बहुत मतलब कि धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे इस काबिल बनाया। खास करके मेरे बड़े मामा जो श्री गौतम प्रसाद सिंह हैं, जो मैं अपने गुरुजन को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे इस तरह कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि आप ऐसे हो, वैसे हो, पढ़ने में ऐसे हो। उन्होंने हमेशा सपोर्टिव किया। धन्यवाद।